अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खान मेडिकोस चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ सेल इंजरी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था काजेज़ ऑफ सेल इंजरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ सेल इंजरी, कोई भी सेल जो है ना आइदर रिवर्सिबल सेल इंजरी में जाएगा या इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सेल इंजरी की, ये सेल इंजरी कितनी ख़तरनाक है, इसकी ड्यूरेशन क्या है इस इंजरी की, या इस इंजरी की सिविरिटी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास लो डोजेज़ में टॉक्सिन हो, या हमारे पास जो है ना इस्कीमिया हो, हाइपोक्सिया हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, तो हमारे पास कौन सी इंजरी होगी? रिवर्सिबल इंजरी होगी। लेकिन अगर वही टॉक्सिन लार्जर डोज में हो, ठीक है, या इस्कीमिया और हाइपोक्सिया लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, तो हमारे पास कौन सी इंजरी होगी? इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। ठीक है। इसी तरह कोई भी सेल रिवर्सिबल सेल इंजरी में जाएगी या इरिवर्सिबल इंजरी में जाएगी, वो डिपेंड कर रहा है कि सेल का टाइप कौन है, सेल का टाइप कौन सी सेल टाइप है, सेल का स्टेटस क्या है, सेल की एडेप्टेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल की बात करें ऑफ द लेग्स, अगर उसमें सेम टाइप ऑफ इस्कीमिया, सेम टाइप ऑफ इंजूरियस स्टिमुलस हो, ठीक है, तो वो 2 से 3 घंटे तक, 2 से 3 आवर तक सर्वाइव करेगा। लेकिन वही सेम टाइप ऑफ इस्कीमिया जो है ना, अगर कार्डियक मसल पे हो, कार्डियक सेल पे हो, माइकॉर्डियम पे हो, तो विद इन 20 to 30 मिनट जो है ना उसकी इरिवर्सिबल सेल इंजरी यानी सेल डेथ हो जाएगी। इसी तरह तीसरे नंबर पे जो है ना कोई भी सेल रिवर्सिबल सेल इंजरी में जाएगी या इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जाएगी, वो सेल के फंक्शनल और बायोकेमिकल जो है ना एबनॉर्मेलिटीज़ पे डिपेंड करता है, न्यूट्रिशनल एंड हार्मोनल जो है ना पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें ग्लाइकोजन रिफ्लेक्स सेल जो है ना, ग्लाइकोजन जो है ना सेल, फॉर एग्जांपल हेपेटोसाइट, और दूसरी तरफ हम ब्रेन सेल की बात करें, अगर सेम टाइप ऑफ स्कीमिया दोनों में अप्लाई हो जाए, तो हेपेटोसाइट सेल जो है ना ये सरवाइव करेगा लॉन्गर पीरियड के लिए। लेकिन ब्रेन सेल विद इन 2 to 3 मिनट में जो है ना उसकी इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी यानी सेल डेथ हो जाएगी। इसी तरह चौथे नंबर पे जेनेटिक मेकअप जो है ना आल्सो जो है ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सेल की रिवर्सिबल इंजरी में या इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। फॉर एग्जांपल, अगर सेम टाइप ऑफ टॉक्सिन हो, सेम टाइप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो, ठीक है, और दो इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई किया जाए, क्योंकि एक बंदे का दूसरे एक इंसान का जेनेटिक कोडिंग, जेनेटिक कोडान जो है ना दूसरे इंसान के जेनेटिक कोडान से डिफरेंट होता है। अगर सेम टाइप ऑफ टॉक्सिन अप्लाई किया जाए, फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम P450 क्या है? इट इज़ ग्रुप, ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ एंजाइम सिस्टम है जो कि हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है? बेसिकली मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करता है, मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। ठीक है। अगर सेम टाइप ऑफ टॉक्सिन अप्लाई किया जाए, टॉक्सिक सब्सटेंसेस अप्लाई किया जाए, ठीक है, अगर सम इंडिविजुअल में साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम जो है ना फास्ट होता है, तो वही सेम टाइप ऑफ टॉक्सिन जल्दी नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन सम इंडिविजुअल में जो है ना वही साइटोक्रोम P450 एंजाइम का फंक्शन स्लो होता है, तो वहाँ पे नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में इजीली कन्वर्ट नहीं होगा और टॉक्सिक सब्सटेंस की मकदार बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी और सीवियर एडवर्स इफेक्ट होंगे। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, या फार्मेकोजीनो इकोनॉमिक्स कहते हैं, या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इसको कहते हैं। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी के ओवरव्यू के बारे में। कोई भी सेल इंजरी, कोई भी जो है ना काज ऑफ सेल इंजरी हो, तो हमारे पास इन चार में कोई ना कोई, इन चार में या तो एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, या इम्पेयर्ड सेल मेम्ब्रेन अपना फंक्शन लॉस कर लेगा, या जेनेटिक अल्ट्रेशन हो जाएगी यानी जेनेटिक मेकअप में चेंज हो जाएगी, या मेटाबॉलिक डी अरेंजमेंट हो जाएगी और सेल जो है ना कहाँ पे चला जाएगा? डेथ की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो सबसे हम पहले हम पढ़ते हैं डिप्लेक्शन ऑफ एटीपी, यानी एटीपी की डिक्रीज़ हो जाए, एटीपी जब डिक्रीज़ हो जाए तो किस तरह सेल इंजरी की तरफ जाता है, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, इसकी तरफ हम नहीं जा रहे। तो एटीपी क्या है? एटीपी बेसिकली इसको हम सेल का एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है।
ये एटीपी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो रहा है। देयर पर माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के थ्रू बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर एटीपी की कमी हो जाए तो सेल किस तरह इंजरी की तरफ जाएगा? आज के इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एटीपी की कमी के प्रोडक्शन अब एटीपी कम हो जाए तो इसके क्या क्या काजेज़ हो सकते हैं? नंबर 1, इस्कीमिया, ठीक है। इस्कीमिया का मतलब क्या है कि रिड्यूस सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द टिश्यू एंड सेल। दूसरा, एटीपी की प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाए तो एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी, और एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगी तो अल्टीमेटली एटीपी की बॉडी में कमी आ जाएगी। तीसरे नंबर, एक्शन ऑफ साइनाइड टॉक्सिन, कोई भी साइनाइड टॉक्सिन की वजह से भी एटीपी की प्रोडक्शन बॉडी में कम होगी। सही है। ये एटीपी किस लिए ज़रूरी है? जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, लाइपोजेनेसिस हो रही है, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं इनसाइड द सेल, वो किसकी वजह से हो रही है? एटीपी की वजह से हो रही है। तो इसलिए हम इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, ठीक है। एक एवरी जो है ना, टोटल जो है ना सेल, अब हेल्थी ह्यूमन बॉडी जो है ना 50 से लेके 70 किलोग्राम पर डे जो है ना एटीपी को कंज्यूम करता है, ठीक है। अब आते हैं कि अगर एटीपी की मकदार बॉडी में सेल में कम हो जाए, सेल में डिक्रीज़ हो जाए इसकी प्रोडक्शन, तो किस तरह ये सेल डेथ की तरफ जाती है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ इस डायग्राम की तरफ, ठीक है। जब भी इस्कीमिया हो, हाइपोक्सिया हो, ठीक है, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया में इस्कीमिया हाइपोक्सिया हो, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो नॉर्मली हो रहा था ऑक्सीजन की मौजूदगी में, अब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कम हो जाएगा, एटीपी की मकदार कम हो जाएगी। जब एटीपी की मकदार कम हो जाएगी सबसे पहले क्या होगा? एरोबिक ग्लाइकोलिसिस शिफ्ट हो जाएगा एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में, और एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस की मकदार ज़्यादा हो जाएगी। इसके नतीजे में क्या होगा? लैक्टिक एसिड की सिंथेसिस होगी और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाएगी, और पीएच हमारे पास जो है ना कम हो जाएगा, और इस कंडीशन को एसिडोसिस कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो क्या कर जाएगी? क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या होगा? जो सोडियम पोटाशियम पम्प है, जो कि सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पम्प भी इसको कहते हैं, जो कि सोडियम पोटाशियम पम्प काम कर रहा था किसकी मौजूदगी में? किसकी? एटीपी। अब एटीपी की मकदार कम हो जाएगी तो सोडियम पोटाशियम पम्प अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसको जो एनर्जी चाहिए था, एटीपी चाहिए थी, वो कम है, नहीं है अवेलेबल। तो क्या हो जाएगा? इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन हो जाएगी, वाटर हो जाएगी और सोडियम हो जाएगी, ठीक है। और ई प्लक्स आप जो है ना पोटाशियम हो जाएगी, यानी पोटाशियम बाहर चला जाएगा, सोडियम, कैल्शियम और वाटर अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी सेल की, सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी, माइक्रोविलाई जो है ना लॉस कर जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। तीसरी साइड पे क्या हो जाएगा? डी अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स हो जाएगी, और जिसकी वजह से प्रोटीन जो सिंथेसिस हो रही थी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी है और फंक्शनल प्रोटीन, दोनों की प्रोडक्शन जो है ना कम हो जाएगी, और इसकी वजह से सेल जो है ना इंजरी की तरफ चला जाएगा, ठीक है, या रिवर्सिबल इंजरी की तरफ या इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ, ठीक है। तो ये था इस्कीमिया की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से किस तरह जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। नॉन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन शिफ्ट हो जाएगा एनेरोबिक ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है, और इसके नतीजे में लैक्टिक एसिड बनेगा और ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज।
कि किस तरह अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाए, क्योंकि एटीपी की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही। अगर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और जब भी एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी सेल इंजरी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको सेकंड वन है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज एंड डिसफंक्शंस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम मिनी फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। ये जितने भी लाइफ सस्टेनिंग एनर्जीज होती है, ठीक है, एटीपी होती है, वो कहाँ पे बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है सेल डेथ में, सेल इंजरी में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है, टुवर्ड हाइपोक्सिया की तरफ, टुवर्ड डिफरेंट टॉक्सिन की तरफ, टुवर्ड रेडिएशंस की तरफ, ठीक है। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, सेल कहाँ इंजरी की तरफ किस तरह जाएगी, अब हम ये पढ़ेंगे इसमें। तो कम टू दिस डायग्राम, अगर हमारे पास हाइपोक्सिया हो या टॉक्सिन आ जाए या रेडिएशन आ जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करेगा, डैमेज करेगा, डिसफंक्शन करेगा, और इसके नतीजे में हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी प्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी, और दे विल लीड टू मल्टीपल सेलुलर एबनॉर्मेलिटीज़, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल सेल डेथ यानी नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। दूसरी साइड पे अगर हम बात करें, अगर हमारे पास जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया को जो सर्वाइवल सिग्नल मिल रहे हैं जीन्स की तरफ, डीएनए की तरफ, ये बंद हो जाए, या हमारे प्रोटीन मिसफोल्डिंग प्रोटीन डैमेज हो जाए, ठीक है, डीएनए में कोई चेंजेस हो जाए, ठीक है, ड्यू टू रेडिएशंस की वजह से, तो हमारे पास क्या होगा, जो प्रो एपिप्टोटिक प्रोटीन है उसका लेवल बॉडी में, और उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और एंटी एपिप्टोटिक प्रोटीन्स का लेवल साइटोप्लाज्म में डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइटोक्रोम सी और एपिप्टोटिक इंक्लूडिंग फैक्टर्स होते हैं। जब भी रेडिएशंस की वजह से सर्वाइवल सिग्नल बंद हो गई या प्रोटीन डैमेज की वजह से ये माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर जो है ना ख़त्म हो जाएंगे, और उसकी वजह से साइटोक्रोम सी और एपिप्टोटिक इंक्लूडिंग फैक्टर जो है ना ये कहाँ पे आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और ये जाके जो है ना क्या करेंगे, प्रो एपिप्टोटिक प्रोटीन लेवल इंक्रीज़ कर लेंगे और एंटी एपिप्टोटिक प्रोटीन को कम कर लेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से जो है ना क्या हो जाएगा, एपिप्टोसिस हो जाएगी। ये एपिप्टोसिस फिर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इस मैकेनिज़्म को हम एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, कैल्शियम। जब भी सेल में जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम लेवल जो है ना इंक्रीज़ हो जाए तो सेल इंजरी किस तरह होती है, ठीक है। जब भी सेल को इंजूरी स्टिमुलस मिल जाता है, ठीक है, आ जाता है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है तो इसमें कैल्शियम जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम अंदर आ जाता है, ठीक है, और नॉर्मल से एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल जो है ना इंक्रीज़ हो जाता है साइटोसोल में, ठीक है। ये जो एक इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो गई, ये क्या करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर एंजाइम करेंगे। इसमें कौन से एंजाइम है, फास्फोलाइपेज है, प्रोटीएज है, एंडोन्यूक्लियस है और एटीपीएज है। इन चार एंजाइम को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। फास्फोलाइपेज जाके क्या करेंगे, सेल फास्फोलिपिड की ब्रेक डाउन करेंगे सेल मेम्ब्रेन में, और सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। प्रोटीएज क्या करेंगे, प्रोटीएज एंजाइम बेसिकली ब्रेक डाउन करेंगे प्रोटीन को। साइटोस्केलेटन जो है ना, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं उसको क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, और इसकी वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, जाके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डैमेज कर लेंगे, और एटीपीएस क्या कर लेंगे, जो एटीपी होता है उसको क्या कर लेंगे, उसको डैमेज कर लेंगे, और उसकी वजह से एटीपी की मकदार कम हो जाएगी, ठीक है, एंड दे विल लीड टू अगेन जो है ना एसिडोसिस, और इसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगी। तो ये था अबाउट जो है ना दूसरे नंबर, जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम किसी भी इंजूरी स्टिमुलस की वजह से इंक्रीज़ हो जाए
तो सेल किस तरह जो है ना इंजरी की तरफ जाएगा। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट वन जो है ना रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, या इसको हम बोलते हैं प्री रेडिकल्स। ठीक है, प्री रेडिकल्स बेसिकली क्या है, ओ केमिकल स्पीशीज़ होती है। ठीक है, ओ केमिकल स्पीशीज़ होती है जिसके पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और ये केमिकल सब्सटेंस इंतहाई अनस्टेबल होते हैं। ये किसी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जाके न्यूक्लिक एसिड पे भी अटैक कर सकता है, सेलुलर प्रोटीन के ऊपर भी अटैक कर सकता है, और लिपिड के ऊपर भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये प्री रेडिकल जो है ना सेल इंजरी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो अब हम ये प्री रेडिकल्स जो है ना किस तरह बनते हैं। नॉर्मली प्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं और इसको डिस्ट्रॉय, और टाइम टू टाइम ये डिस्ट्रॉय भी होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये किस तरह बनते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्री रेडिकल बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ड्यूरिंग माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन के दौरान और एनर्जी जनरेशन के दौरान जो है ना प्री रेडिकल बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन है, दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के एंजाइम की मदद से ये हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और मेटल की मौजूदगी में, आयरन की मौजूदगी में, ठीक है, ये हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड हाइड्रोक्सिल प्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस रिएक्शन को पेंटोन रिएक्शन कहते हैं। तो एक साइड पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ड्यूरिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ड्यूरिंग माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन के दौरान प्री रेडिकल बन रही है, और दूसरी तरफ जो पेगोसोम है उसमें प्री रेडिकल्स बन रही है। ठीक है, उसमें प्री रेडिकल्स बन रही है ड्यूरिंग पेगोसाइटोटिक रिएक्शन के दौरान। किसके दौरान, जो पेगोसोम्स होते हैं जो पेगोसाइटोसिस का अमल करते हैं, उसमें ल्यूकोसाइट जो है ना, इन ल्यूकोसाइट में, ताकि इन्फ्लेमेशन के दौरान ये क्या कर सके, प्री रेडिकल बना सके, और ताकि ये वायरस, बैक्टीरिया और कोई भी इन्फ्लेमेटरी एजेंट को क्या कर सके, किल कर सके, ख़त्म कर सके। ठीक है, तो ये बन रहे हैं, तो ये सिंथेसाइज भी हो रहे हैं, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी में खुद ब खुद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। किस वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसके लिए ग्लूटाथायोन एक फैमिली प्रोडक्शन हो गई कि किस तरह बनते हैं। ठीक है, पेगोसाइटोसिस अमल के थ्रू बन रहे होते हैं, और थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल सेलुलर मेटाबॉलिज्म के थ्रू, एनर्जी प्रोडक्शन के थ्रू बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी डिस्ट्रक्शन किस तरह होती है, डिस्ट्रक्शन जो है ना एक ग्लूटाथायोन परऑक्सीडोज एक फैमिली है। ठीक है, एंजाइम फैमिली है, वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड को, परऑक्साइड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, और जो प्री रेडिकल बन रहे हैं उसको टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और एंजाइम होता है, कैटालेज एंजाइम होता है, वो भी क्या कर रहा होता है, वो इन प्री रेडिकल को क्या करता है, हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड को ब्रेक डाउन करता है, यानी प्री रेडिकल को बनने नहीं देता। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है ना क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, इसको एक्सोजीनस और एंडोजीनस एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, और टाइम टू टाइम जो प्री रेडिकल बॉडी में बन रहे हैं उसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन भी हो रही है और डिस्ट्रक्शन भी हो रही है। ठीक है, अगर सेल में किसी वजह से, किस वजह से, या इधर किसी भी वजह से, ठीक है, या हाइपोक्सिया की वजह से, या इस्कीमिया की वजह से, या रेडिएशंस की वजह से, या टॉक्सिसिटी की वजह से, या एजिंग की वजह से, या पेगोसाइटोटिक रिएक्शंस की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और डिस्ट्रक्शन कम हो रही है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, प्री रेडिकल बॉडी में इंक्रीज़ होंगे, और सेल जो है ना एक कंडीशन में आएगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस।
अब ये प्री रेडिकल हमारे सेल को किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं, तो अब इसकी तरफ आते हैं। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा बॉडी के ऊपर, तो ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन करेगा, यानी मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करेगा। ये प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करेगा और प्रोटीन को जो है ना एब नॉर्मल प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। तीसरे नंबर पे ये क्या कर रहा है, डीएनए को क्या करेगा, डैमेज करेगा और डीएनए की म्यूटेशन करेगा, तो अगेन सेल को इंजरी की तरफ लेके जाएगा। अगर सेल जो है ना किसी भी इस्कीमिया की वजह से, केमिकल रेडिएशन की वजह से, इंजरी की वजह से, ठीक है, या इन्फ्लेमेशंस की वजह से सेल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ गया। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ये है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है लेकिन डिस्ट्रक्शन कम हो रही है। किस वजह से, इस्कीमिया की वजह से, केमिकल रेडिएशंस की वजह से, इंजरी की वजह से, किसी भी टॉक्सिसिटी की वजह से, फ्रॉम ऑक्सीजन की वजह से, या अदर गैस की टॉक्सिसिटी की वजह से, या इन्फ्लेमेशंस में, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, डिस्ट्रक्शन कम हो रही। अब ये प्री रेडिकल जाके क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ मिसफोल्डिंग प्रोटीन करेंगे और म्यूटेशन करेंगे। ठीक है, तो ये था प्री रेडिकल के हवाले से। अब आ जाते हैं मेम्ब्रेन की दूसरे नंबर पॉइंट जो है ना, मेम्ब्रेन डिसपर्मिबिलिटी। ठीक है, अगर मेम्ब्रेन में डिफेक्ट आ गया, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी में डिफेक्ट आ गया, तो क्या होगा, सेल किस तरह इंजरी की तरफ जाएगा। अब हम इसमें को डिस्कस करेंगे क्योंकि मेम्ब्रेन जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल इंजरी में, नेक्रोसिस में। ठीक है, मोस्ट कॉमन काज जो है ना सेल इंजरी नेक्रोसिस का, वो मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अच्छा, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी किस वजह से इंक्रीज होगी। ठीक है, डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं, इस्कीमिया भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एजेंट भी हो सकता है और केमिकल एजेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, और फास्फोलिपिड जो है ना लॉस हो जाएगी, मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी लॉस हो जाएगी। अगर इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल जो है ना नॉर्मल से इंक्रीज़ हो गया ड्यू टू इस्कीमिया, ड्यू टू हाइपोक्सिया, ड्यू टू केमिकल इंजरी या फिजिकल इंजरी, तो ये किसको एक्टिवेट करता है, हमने पहले भी डिस्कस की कि 4 एंजाइम को एक्टिवेट करता है। उसमें एक फास्फोलाइपेज है और दूसरा है प्रोटीएज एक्टिवेशन करेंगे। तो प्रोटीएज किसको ब्रेक डाउन करेंगे, जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करेंगे, साइटोस्केलेटन है सेल का उसको डैमेज करेंगे, और फास्फोलिपिड डिग्रेडेशन करेंगे, लिपिड की ब्रेक डाउन करेंगे, और इसकी वजह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। जब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी लॉस हो गई तो अल्टीमेटली सेल इंजरी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये था सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन। अब आ जाते हैं चौथे थर्ड नंबर पॉइंट हमारा क्या है, डीएनए डैमेज टू डीएनए एंड प्रोटीन्स की वजह से क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी सेल जो होता है, ठीक है, उसका कोई भी सेल उसमें रिपेयर का मैकेनिज्म होता है। कोई भी माइनर इंजरी होता है सेल में, कोई भी माइनर रेडिएशन होती है, कोई भी माइनर जो है ना म्यूटेशन होती है, तो सेल का मैकेनिज्म है कि वो उसको एंजाइम के थ्रू क्या कर लेता है, रिपेयर कर लेता है उस डैमेज को। लेकिन अगर ये जो है ना डैमेज हद से ज़्यादा हो, सीवियर हो, तो उसको करेक्ट नहीं किया जा सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास इंजरी स्टेमुलस सीवियर रेडिएशन हो या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, तो अब जो है ना सेल जो है ना जो डीएनए है वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको रिपेयर नहीं कर सकता, करेक्ट नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा, सेल इंजरी की तरफ जाएगा, नेचुरल सेल डेथ की तरफ जाएगा, जिसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो अब सेल कौन से एपोप्टोटिक प्रोटीन को एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, और इसकी वजह से जो है ना जो कैस्पेसिस एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और सेल जो है ना नेचुरल सेल डेथ की तरफ चले जाएगा। इसको बोलते हैं डी एपोप्टोसिस। ठीक है, तो ये डीएनए डैमेज था। अब अगर बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल, सेकंड नंबर प्रोटीन है, अगर बॉडी में भी कोई भी एबनॉर्मल प्रोटीन बन रहा है, मिसफोल्डिंग प्रोटीन बन रहा है किसी भी वजह से, प्री रेडिकल की वजह से या एक्सट्रीम म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, तो ये प्रोटीन जो है ना क्या करेंगे,
डिसरेगुलेशन करेंगे और दे विल लीड टू कैंसर फॉर्मेशन। जब ये प्रोटीन जो है ना डिसरेगुलेशन करेंगे तो दे लीड टू कैंसर। तो अब अगेन जो है ना सेल क्या करेंगे, अपने नेचुरल प्रोटीन एपोप्टोटिक प्रोटीन को एक्टिवेट कर लेंगे और सेल को इरिवर्सिबल इंजरी की तरफ लेके चले जाएंगे और सेल की डेथ काज कर लेंगे, ताकि सेल को क्या कर सके, कैंसर से बचा सके बॉडी को, ठीक है। बाकी सेल को जो है ना इंजरी से बचा सके, उस सेल को क्या कर लेंगे, उस एनवायरनमेंट से एपोप्टोसिस के थ्रू रिमूव कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें मिसफोल्डिंग प्रोटीन आ रहा है। तो मिसफोल्डिंग प्रोटीन की वजह से क्या होगा, डिसरेगुलेशन होगी, कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। तो हमारे सेल के अंदर जो मैकेनिज़्म है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये फर्दर जो है ना एंटी एपिप्टोटिक प्रोटीन को कम करके प्रो एपिप्टोटिक प्रोटीन का लेवल इंक्रीज़ कर लेता है और इसकी वजह से एपोप्टोसिस हो जाती है, नेचुरल सेल डेथ हो जाती है और सेल जो है ना अपनी कम्युनिटी से निकल जाता है, सेल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये था अबाउट डीएनए डैमेज एंड प्रोटीन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैकेनिज़्म ऑफ सेल इंजरी। मैकेनिज़्म ऑफ सेल इंजरी में हमने बेसिकली 4 पॉइंट पढ़े। एक पढ़ा डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन, डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि किस तरह अगर सेल की परमेबिलिटी लॉस हो जाए तो सेल किस तरह